हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। आइए बच्चों, आज हम लोग बढ़ते हैं मैकेनिक्स की अगली टॉपिक की तरफ, जिसका नाम जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। तो फ्रिक्शन में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे कि हम लोग जान लिए थे कि फ्रिक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इसके बाद जान लिए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, और उसके बाद ड्राई फ्रिक्शन, कूलॉम फ्रिक्शन, ये सब के बारे में जान लिए थे। और ये भी जान लिए थे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कोण क्या होता है, फ्रिक्शन शंकु, ये सब सारी चीज़ें हम लोग क्या कर लिए थे, पिछली वीडियो में जान लिए थे। चलिए बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ, तो उसको खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना लगेगा, न्यूनतम बल कितना लगेगा। तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि देखिए, फाइंड द फोर्स P रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल द ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल एंड शोन इन फिगर, हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड शोन इन फिगर। कहने का मतलब फिगर वाला, देखिए बच्चों, जो जिस फिगर की बात कर रहा है वो फिगर ही है कि कह रहा है कि इस फिगर में जो दर्शाया गया चित्र है, इस दर्शाए गए चित्र में इस बल P का मान कितना होना चाहिए कि यह ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, खींच जाए, यह ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, खींच जाए। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, इसी सवाल को यहाँ पे लिख के लगा रखा है, लगा भी रखा है ताकि आपको आसानी हो। आप एक काम करिए कि सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि मैं आपको समझाता जाऊँ, आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। अब जैसा कि मैंने कल बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो उस पर कितने प्रकार का बल कार्य कर सकता है, तो उसी का मैंने यहाँ पर देखिए एक बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। क्या बनाया, एक फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए इसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर दर्शाया है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट पर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे बल P लग रहा था, एक बल P। तो इस बल के दो घटक होंगे ना, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक P cos फाई और ऊर्ध्व घटक P sin फाई। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ भार होगा जो कि सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्य करेगा, W। और ठीक भार के विपरीत में क्या लगती है, प्रतिक्रिया बल लगती है। ठीक भार के विपरीत क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगता है। अब चूंकि बल यह इस दिशा में लग रहा है, इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, मोशन की टेंडेंसी क्या है, आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा ना। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो अब इतने फोर्सेस हमारे क्या कर रहे हैं, इस पर एक्टिंग में हैं। तो इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर लगने वाले सभी बलों का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यही लिखा मैंने कि इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन Fy एंड समेशन Fx इक्वल टू क्या, 0। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बलों का अलजेब्रिक सम है क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो पहली कंडीशन उठाते हैं कि व्हेन वी कंसीडर Fy इक्वल टू 0, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, जब 0 है। तो देखिए 0 है तो क्या होगा, R इक्वल टू W माइनस P साइन फाई। कैसे आया, तो देखिए अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, मान लिया मैंने कि एक तरफ ऊपर की ओर लगने वाले सारे बल क्या हैं, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ लगने वाले सारे बल नेगेटिव। तो देखिए ये लाइन जो मैंने डायरेक्ट लिखी है, डायरेक्ट यूं ही नहीं लिखी बच्चों। देखिए यह क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ मान लीजिए जो पॉजिटिव है तो R प्लस क्या, P साइन फाई माइनस W बराबर 0 होना चाहिए था ना। यहाँ से अगर हम R का मान निकालते हैं तब वही बात होती, और W इधर जाता तो पॉजिटिव, W माइनस P साइन फाई। यही बात, ये बात मैंने क्या किया है, यहाँ डायरेक्ट रख रखा है। आप चाहें तो 2 लाइन बढ़ा सकते हैं अपने लिए, ठीक है। इसके बाद केस 2 है क्या, व्हेन वी कंसीडर समेशन Fx इक्वल टू 0। तो x को 0 करेंगे तो देखिए x डायरेक्शन में 2 ही बल लग रहे हैं, एक फोर्स का A वाला घटक P cos फाई वाला और एक फ्रिक्शनल फोर्स ये, और दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो दोनों में भी बराबर कर सकते हैं, या यह भी कर सकते हैं कि F माइनस P बराबर 0। तो यहाँ से F बराबर क्या, P cos फाई, यह भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने एक लाइन जो है काट दिया था, तो यहाँ भी ये भी हो सकता है, ठीक ना। इसके बाद देखिए F का मान क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। कल बताया था ना बच्चों आपको, पिछली वीडियो में क्या बताया था, Fy इज इक्वल टू क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बराबर होता है। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू आर। तो वहीं म्यू एस इंटू आर रख दिया, यह बन गया इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2, कहाँ से, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 2। तो अब R का मान रखिए, तो R का मान क्या है, W माइनस P
साइन फाई है, डब्ल्यू माइनस पी साइन फाई है, तो वहीं डब्ल्यू माइनस पी साइन फाई रख दिया, ब्रैकेट को खोल दिया, तो देखिए म्यू एस डब्ल्यू माइनस म्यू एस पी साइन फाई बराबर पी कास थीटा। अब देखिए म्यू एस जो म्यू एस डब्ल्यू है इसको एक जगह रखा, इसको मैंने क्या कर लिया, एक जगह रख लिया, इनको उठा के इधर भेज दिया, तो इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और इधर क्यों भेजा सर, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ भी पी है, इधर भी पी है, इधर भी पी है, तो यहाँ से हमको पी कॉमन मिल जाएगा, इसे यही किया है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से पी कॉमन कर लिया, तो कास फाई प्लस म्यू एस साइन फाई बराबर म्यू एस इंटू डब्ल्यू, यही बचेगा ना। तो पी बराबर क्या होगा, म्यू एस इंटू डब्ल्यू अपन कास फाई प्लस म्यू एस साइन फाई, इक्वेशन 3 मान लिया मैंने। इसके बाद देखिए म्यू एस का मान कल मैंने बताया था, म्यू एस क्या मान के बताया था, क्या टेन थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के बराबर होता है, टेन के बराबर होता है, तो ये आर टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा पर कास थीटा भी लिख सकते हैं ना, यही हो गया। अब इसी वैल्यू को, म्यू एस की इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो साइन थीटा डब्ल्यू अपान कास थीटा ब्रैकेट में कास फाई प्लस म्यू एस जो है इसको यहाँ पर देखिए म्यू एस का मान साइन थीटा अपन कास थीटा रखेंगे, म्यू एस साइन थीटा। अब देखिए ब्रैकेट मैंने खोल दिया, नीचे वाला जो ये ब्रैकेट था, ये जो ब्रैकेट है आपका, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक करें, इस ब्रैकेट को ब्रेक करिए, तो ब्रेक करेंगे तो क्या करेगा, कास फाई कास थीटा कास फाई, कास थीटा कास फाई प्लस कास थीटा म्यू एस को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कास थीटा। तो देखिए कास थीटा यहाँ भी गया, तो नीचे कास थीटा है, तो ये कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई ये बचेगा ना। अब क्या मिला आपको, अब मिला फाइनली पी बराबर आपको क्या मिल गया, देखिए सब कुछ कट के डब्लू साइन थीटा अपान कास थीटा कास फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, इतनी चीज़ मिली ना। चलिए बेटा इधर मिटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है, तो मिटा दिया। देखिए आप बहुत अच्छी चीज़ मिलके आई है उस इक्वेशन में। और जो लास्ट का इक्वेशन है आपका, देखिए क्या है, लास्ट का इक्वेशन है ना, तो लास्ट के इक्वेशन में p बराबर आपको मिला क्या, डब्लू साइन थीटा अपान, देखिए कास थीटा कास फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, क्या है फार्मूला है क्या, कास थीटा माइनस फाई का, ये मिल गया ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछ लेता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा पूछ लेता है लगभग, और डिप्लोमा जो अभी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए तो ये जस्ट आ जाता है, एआईसी पे आधारित न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब देखिए बच्चों कि अब क्या करना है इसमें, अब इसमें क्या करना है, तो देखिए हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया रहता है, क्या ये दिया रहेगा। अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ क्या बचा, फाई। तो यहाँ पर जो आपका क्या है बोलते हैं कि जो फोर्स P है, यह सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है किसका, झुकाव का, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से बल लगने वाले बल का झुकाव का फंक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद अगली बात इसमें जान लीजिए कि कितना मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कितना मिनिमम फोर्स हम लगाएं कि क्या हो जाए, उठ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा मिनिमम फोर्स के लिए, तो देखिए अब यही वैल्यू अगर हमारा कास थीटा माइनस फाई या क्या हो जाए, 0 हो जाए, सॉरी 1 के बराबर हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या होगा, यह 1 हो जाए तो यह क्या होगा, 1 हो जाए तो P बराबर डब्लू साइन थीटा, यही क्या होगा, मिनिमम फोर्स होगा रिक्वायर्ड किसके लिए, इस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए, यानी कि 1 हो जाए। तो अब देखिए यही जो 1 हो जाए तो क्या मतलब, 1 का मतलब क्या कि जो कास थीटा, सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ से देखते हैं, कास थीटा माइनस जो है फाई बराबर 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं, कास 0 लिख सकते हैं, कास 0 लिख सकते हैं ना, कास 0 लिख सकते हैं, यानी कि थीटा माइनस फाई बराबर क्या हो सकता है, 0, यानी कि थीटा बराबर फाई भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर हो किसके, फाई के, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स के,
अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फोर्स क्या हो, दोनों बराबर हों, तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा है, तो उसको उठाने के लिए, खींचने के लिए जो आवश्यक फोर्स है कितना लगेगा, मिनिमम से कितना होगा, तो मिनिमम उतना ही होगा कि जो उसको खींचने के लिए जो हम एंगल कवर कर रहे हैं वह एंगल ऑफ फ्रिक्शन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई ना, तो इसको जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद अगली टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।